तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश। देख सकते हो यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न पे हमसे पद्यांश पूछा गया है। कहा गया दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जो आप पद्यांश देख रहे हो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है और ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगर ये पेपर की बात करें कौन सा पेपर हमने लिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिछले वर्ष का 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है, जिसमें ये आपका पूछा गया था पद्यांश कि मुझे फूल मत मारो होकर मधु के मीत बदन पटु तुम कटु गरल नगारो। ठीक है, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है और ये पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे कैसे बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको हल करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपको पता है पेपर में दो पद्यांश पूछे जाते हैं, एक ये है, इसके बाद एक अथवा पे दूसरा होता है। ठीक है, दोनों में से करने एक ही होते हैं। ठीक है, एक ही करने होते हैं, तो आज हम आपको ये वाला करके बताएंगे। ठीक है, कैसे करना है, कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से हल कर सकते हो जिससे एग्जामिनर भी खुश होकर आपको ये जो 10 नंबर है ये पूरे दे। ठीक है, एक चीज जान लेना, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से ट्रिक से लिखते हो तो 10 नंबर एग्जामिनर फुल पे फुल देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको मस्त तरीके से लिख के भी आना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अब शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी 24 फरवरी हिंदी की। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वहां पे हमने कई सारे महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश और आपके संस्कृत गद्यांश संस्कृत श्लोक निबंध जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सबको हमने करा रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल देखो, ये जो पद्यांश हमने आज लिया है वायरल पद्यांश है और बहुत बार पेपर में आया। ठीक है, कहा गया प्रश्न संख्या 4 पे कहा गया दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास देखो जब भी पद्यांश या गद्यांश आता है पेपर में दो आते हैं। ठीक है, दो में से एक करना होता है। मान लो आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये करने जा रहे हो, तो सबसे पहले करना क्या है, इस पद्यांश को एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना है जिससे आपको ये पता चले कि किस पाठ से लिया गया और इसके कवि का क्या नाम है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। लिखा है मुझे फूल मत मारो होकर मधु के मीत बदन पटु तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। ठीक है, लो या मेरी चरण धोली उस रति के सिर पर धारो। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश और इसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जितने के नीचे रेखा खींची हुई है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है। चौथा प्रश्न है होकर मधु के मीत बदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। पांचवा है मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो एक चीज जान लेना, आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि किस पाठ से। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, मुझे फूल मत मारो होकर मधु के मीत बदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मतलब ये एक ऐसे चैप्टर से लिया गया है जो कि है आपका गीत वाला। ठीक है, गीत आपको पता है आपकी हिंदी की बुक में 2 गीत है, एक तो किसका है, एक जयशंकर प्रसाद जी का और एक गीत है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, 2 गीत है। ये वाला जो गीत है ये आपका, इसमें किसके बारे में बताया गया, लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला जी के बारे में बताया गया इसमें। और उर्मिला जी कामदेव से मतलब जो कह रही हैं वही चीजें यहाँ पे बताई गई। ठीक है, तो किस पाठ से लिया गया, ये मैथिली शरण गुप्त जी के गीत नामक पाठ से, मतलब जो गीत नामक शीर्षक था उससे लिया गया। और ये जो गीत है ये साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया था। ठीक है, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा। और एक गीत हमारे बुक पे है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी वाला गीत अलग है और ये आपका गीत है मैथिली शरण गुप्त जी वाला। ठीक है, तो आपको इसको पहचानना है, इसमें का उर्मिला जी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम हमें पता चला गीत नामक पाठ से लिया गया है और कवि का नाम तो पता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे हल करते हैं। देखो जब बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको हल करना कैसे समझ लो। यहाँ पे सबसे पहला काम, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको इतना तो पता है आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल होती पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है 2 लाइनें आपको खींच देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, हेडिंग लगा दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, इतनी हेडिंग लग गई। इसके बाद आपको संकेत में क्या लिखना है,
संकेत जरूर लिखना, ठीक है। संकेत लिखने से क्या होगा, देखो संकेत क्यों लिखा जाता है, संकेत इसलिए लिखा जाता है, देखो आपको हमने बताया ना पेपर में 2 पद्यांश पूछता है, जैसे पहला ये है और दूसरा इस पेज पे है इधर साइड, ठीक है, ये वाला 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, तो 2 में से करना है तो एक ही होता है। लेकिन अगर आप संकेत नहीं डालोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला हल किया है या अथवा के बाद वाला जो वो वाला था उसको हल किया है। तो इसलिए संकेत जरूर डालना है। संकेत में करना क्या होता है, जैसे ये वाला हल कर रहे हो, ये वाला पद्यांश, तो सबसे पहले संकेत हेडिंग लगानी और उसमें लिखना क्या है, पहले इस वाले के 1-2 शब्द, जैसे मुझे फूल मत मारो, फिर डैश डैश बीच में कर दो, फिर लास्ट का लिख दो सिर पर धारो, ठीक है, इस टाइप से। तो संकेत यहाँ पे आपको बना के डाल देना है, ठीक है। देख सकते हो संकेत हमने डाला, मुझे फूल मत, फिर डैश डैश, या पूरा लिख सकते हो मुझे फूल मत मारो, फिर डैश डैश करके लास्ट का सिर पर धारो, ठीक है। ये आपको संकेत डाल देना है। आप 5 प्रश्नों के उत्तर देने जिससे हमें 10 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, ठीक है। तो पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और कवि का नाम, पाठ का नाम हमने बताया शीर्षक या पाठ का नाम है गीत, ठीक है, जो कि साकेत महाकाव्य से लिया गया, मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने की एक ट्रिक समझ लो, कैसे संदर्भ लिखना है, इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से मस्त तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना उत्तर नंबर पहला, ठीक है, पहले प्रश्न का पहला उत्तर, उत्तर नंबर पहला, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पाठ का नाम लिख देना गीत, जो कि साकेत महाकाव्य से लिया गया है, और इसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, कवि का क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त जी। संदर्भ आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है और पाठ का नाम और कवि का नाम इस टाइप से लिख देना, ठीक है। तुरंत आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा, ठीक है। ऐसे ही देखो इतना ही लिख दोगे तो आपको एक बार देखो 2 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन इससे अगर इतना अलग से लिख देते हो ना तो इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे एग्जामिनर आपको 10 में 10 नंबर पूरे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से सबसे पहले आपको पाठ का नाम, कवि का नाम, फिर संदर्भ, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश वे होता है जहां पे लाइन खिंची होती है, देखो ये यहाँ पे रेखा खिंची हुई है तो ये रेखांकित अंश हुआ, और इसका रेखांकित अंश की व्याख्या आप तब कर पाओगे जब आपको इसका अर्थ पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो लक्ष्मण जी आपका मतलब जब राम जी वनवास गए थे तो आपको पता है उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए थे, तो जो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला थी, ठीक है, वो भी दुखी थी, तो उनके मन में क्या चल रहा था उस समय, उसी का वर्णन इस गीत में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मतलब मुझे फूल मत मारो। यहाँ पे किससे उर्मिला जी कह रही है, कामदेव जी से, कि मुझे ये जो फूल रूपी जो आपके पुष्प रूपी बाण है ये मुझ पर मत मारो, ठीक है। होकर मधु के मीत मदन, मतलब होकर मधु, मधु का मतलब समझ सकते हो बसंत, के मीत मदन, मदन का मतलब कामदेव, ठीक है। मतलब तुम जो हो, तुम क्या हो, तुम बसंत के मित्र हो, किससे कह रही है, कामदेव से। पटु तुम कटु गरल नगारो, ठीक है, मतलब कहा गया है कि तुम, मतलब कामदेव जी से कहती है कि तुम जो हो बसंत के दूत हो, लेकिन तुम मुझ पे ये अपना जो, तुम कटु गरल नगारो, मतलब तुम ये अपना ये जो मतलब काम रूपी जो आपके बाण है वो मुझ पे मत मारो, ठीक है। मुझे विकलता, मतलब मुझे व्याकुलता होती है और तुम्हें भी विफलता प्राप्त होती है। ठहरो श्रम परिहारो, ठीक है, मतलब मैं जब आप मुझ पे बाण मारते हो तो मुझे क्या होती है, व्याकुलता होती है, और तुम्हें भी इससे विफलता ही मिलती है, ठीक है। तो ठहरो, ठहरो श्रम परिहारो, मतलब ठहरो, ये सब मत करो, ठीक है, जो आप मतलब मुझ पे काम रूपी बाण चला रहे हो ये मुझ पे मत चलाओ, ठीक है। नहीं भोगनी या मैं कोई जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूं जो तुम मुझ पे अपने काम रूपी जाल को मतलब डाल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने कहा। फिर व्याख्या में कितनी करनी इसकी, बल हो तो सिंदूर बिंदु या, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, बल हो तो सिंदूर बिंदु का मतलब हो जाएगा अगर तुम में बल है। कामदेव जी से कहती है, हे कामदेव अगर तुम में बल है तो तुम मेरे जो सिंदूर बिंदु तुमको दिख रहा है जो कि किसके समान है, हर नेत्र निहारो। हर नेत्र मतलब शिव जी के नेत्र के समान है। तुम जो अगर तुम में इतना बल है तुम मुझ पे काम रूपी बाण चलाना चाहते हो तो बल हो तो सिंदूर बिंदु देखो। ये जो मेरे आपको मस्तक पे सिंदूर बिंदु दिख रहा है, मतलब ये जो मेरे मांग का सिंदूर दिख रहा है कैसा है, ये भगवान शंकर के नेत्रों के समान है, ठीक है। अगर तुम में बल है तो तुम इसकी ओर देखो, ठीक है, तुम इसकी ओर देखो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मतलब तुम्हारे काम रूपी बाणों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, मतलब अगर हे कामदेव अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, ठीक है, रूप पर दर्प है, रूप पर घमंड है, तो तुम मेरे पति पर उसे वारो, मतलब तुम मेरे पति पर वारो, मतलब तुम मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है, मतलब उनके रूप के सामने तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो तुम वही कहा गया कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, मतलब अगर हे कामदेव अगर तुम्हें मतलब हे कामदेव अगर तुम्हें अपने मतलब अपने रूप पे घमंड है तो तुम उसे मेरे
पति के चरणों पे वार दो, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे पति के समान कुछ भी नहीं हो, ठीक है। लो या मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, ठीक है, लो या मेरी चरण धूलि, ठीक है, मतलब वो कहती है उर्मिला जी कि तुम मेरी चरण धूलि को ले जाके उस रति मतलब कामदेव जी की पत्नी का नाम रति है, ठीक है, तो कामदेव जी की जो पत्नी है उनके सिर पर जाके मेरी ये धूल मतलब डारो, ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया, ठीक है। तो अब हम आपको इसका अच्छे से पद्यांश समझाते हैं, मतलब इसके रेखांकित इसकी व्याख्या, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से बल हो तो सिंदूर बिंदु से यहाँ तक का, ठीक है, जितने में रेखा खींची होगी उतने की ही व्याख्या करनी है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे फिर समझाते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो किस टाइप से की गई है। सबसे पहले यहाँ से लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला जी कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला जी कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम में बल है तो शिव जी के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो, तुम्हारे माया रूप जाल फैलाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर कहा गया, उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है, मतलब अपने रूप पे आपको घमंड है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों में न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो, ठीक है, ये चीज उन्होंने कहा। फिर कहा, यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के चरणों पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो इस टाइप से आपको इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। एक चीज जान लो, जो आपका मैथिली स्वर्ण जो गुप्त जी का गीत है और जो जयशंकर प्रसाद जी का गीत है, दोनों महत्वपूर्ण है। इनसे आपके क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, पेपर में आते हैं, और ये ऐसे होते हैं कि मतलब जिनमें स्टूडेंट्स को करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में इन्हीं टाइप के देता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इनमें अटक जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप वाले बहुत पेपर में आते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से समझ के रखना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया। तो आपको पता चला ना, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, मतलब अगर तुम्हें बल है तो किस, मतलब इस सिंदूर बिंदु को देखो, कामदेव जी से कहते हैं अगर तुम्हें बल है तो तुम इस सिंदूर बिंदु को देखो, जो किसके समान है, हर के नेत्र के समान, मतलब भगवान शंकर, जिनको हर आपने मतलब जिनको बताया गया भगवान शंकर के नेत्र के समान है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही है कि प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को भगवान शंकर के नेत्र के समान बताया है, ठीक है, यही उत्तर मिलेगा। तो इसका उत्तर लिख दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को भगवान शिव के नेत्र के समान बताया है, ठीक है, यहाँ पे बताया है होगा, ये गया नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो, आप उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखना है, ये न करना कई लोग बता देते हैं इधर भी लाइन खींच लो कॉपी पे, इधर भी लाइन खींच लो, ये सब न करना, ठीक है। मस्त तरीके से नंबर पाने तो आपको एक ही तरफ मस्त तरीके से लाइन खींचना, पूरा इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हो पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर, पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन न लेना, ठीक है। अब इसके बाद चौथा और पांचवा क्वेश्चन देख लो। चौथा क्वेश्चन है, होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। फिर है, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया मधु के मीत मदन, मतलब कहा गया है कि तुम बसंत के क्या हो, मित्र हो, कौन, कामदेव। तो मतलब यहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे अलंकार की बात करें तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपमा की गई किसकी, कामदेव जी के मित्र की, किससे, बसंत को कामदेव जी का मित्र बताया गया, ठीक है। तो उपमा की गई है, मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। और ये अगर रस की बात करें, यहाँ पे था मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा, देखो मैं अबला बाला वियोगिनी, मतलब उर्मिला जी जो है वो बहुत मतलब दुखी है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी चले गए थे तो उस कारण से वो बहुत दुखी है, इसलिए वो कह रही है कि मैं कोई अबला बाला वियोगिनी नहीं हूँ, जो मतलब मैं एक अबला बाला वियोगिनी हूँ, इसलिए तुम मुझ पे क्या करो, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मुझ पे दया करो, ठीक है। तो ये वो कह रही है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे करुण रस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दुखी है, तो दुख होने की वजह से यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा, करुण। तो इस टाइप से चौथे और पांचवे का उत्तर देखते हैं, देखो, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से चौथे और पांचवे का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है। चौथे प्रश्न का ये है कि होकर मधु के मीत वदन में अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार। और पांचवा ये था, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस है, करुण रस, ठीक है। तो इस टाइप से चौथे और पांचवे का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने चौथा प्रश्न कर लिया, अब कई लोग क्या करते हैं, देखो जैसे चौथा प्रश्न हो गया, अब इसके बाद इतनी जगह बच रही तो यहीं से पांचवा शुरू, ये सब न करना। इतना अगर इतना भी छूट रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप से अंडरलाइन कर सकते हो और ये पेज छोड़ दो, अब अगले पेज से ही शुरू करना, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर यहाँ से समाप्त हो रहा है, इतने तक समाप्त हो रहा है, इतने तक समाप्त हो रहा है, तो आपको करना क्या है, वो वाला पेज छोड़ देना, अगले पेज से शुरू करना, ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा। ये नहीं कि यहाँ से फिर से नीचे शुरू कर दिया, ठीक है, ये आपको नहीं करना। तो इस टाइप से आपको
मस्त तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था पिछले ये यहाँ पे आगे के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे थे, इसी टाइप से आपको हल करने हैं। अगर इस टाइप से करते हो तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना यार, और जो लोग नए वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हिंदी की, वहां पे आप और भी महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश इन सबको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।